मेरी उम्र 18 वर्ष थी। मैंने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखे थे। अपनी उम्र के इस पड़ाव पर मुझे एक दिन अपने मामा मामी के यहाँ रहने जाना पड़ा। मेरी मामी मुझे देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे ही शाम का वक्त होता मेरी मामी मुझे ऊपर बने एक कमरे में छिपा देती और मुझे मामा के सामने आने नहीं देती। एक दिन जब मुझे प्यास लगी तो मैंने पानी पीने स्टोर रूम से बाहर आ गई। तभी मुझे मामी के कमरे से उनके रोने की आवाज़ आई। मैं हैरत से मामी के कमरे में गई तो मैंने वहाँ जो देखा उसे देखकर मेरी जान निकल गई। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी कहानी कुछ इस प्रकार है। मैं अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी और मेरे 2 छोटे भाई भी थे। एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरा गांव बहुत ही प्यारा था। मैंने अपना पूरा बचपन इन्हीं गलियों में खेल कर गुजारा था और मैं इसी गांव में जवान हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यह अपना प्यारा सा गांव छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ेगा। जब मुझे अपना गांव छोड़कर अपने मामा के घर जाना पड़ा तो वह दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे दुख देने वाला दिन था। लेकिन ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई इंसान को कहां से कहां ले जा सकती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। अपना बचपन मैंने अपने माँ बाप के प्यार भरे आंचल में गुजारा था। हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। घर बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन अपना था। हमारे ताया की फैमिली में भी 5 लोग थे और हम भी 5 लोग ही थे। मेरे एक चाचा थे जो अभी पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई के सिलसिले में ज़्यादातर हॉस्टल में ही रहा करते थे। हम बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, घर हमारे लिए छोटा होता जा रहा था। हमारी दादी और बुआ एक ही कमरे में रहा करती थीं। कम उम्र में ही दादी ने बुआ की शादी करवा दी थी। 2 साल बाद किसी वजह से बुआ तलाक लेकर हमारे घर की दहलीज पर वापस आ गई थी। मुझे आज तक यह समझ में नहीं आया कि मेरी बुआ तो बहुत अच्छी थी। उन्होंने आज तक कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की। फिर उन्हें कोई कैसे छोड़ सकता है। फिर बात इतनी कैसे बढ़ गई कि बुआ की तलाक हो गई। लेकिन मुझे इतना पता था कि मेरी बुआ की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। दादी ने यह शादी की थी। मेरी दादी जात पात में विश्वास रखने वालों में से थी। मेरी दादी को अपनी बिरादरी बहुत अजीज़ थी और इसी बिरादरी का मान रखने के लिए मेरी बुआ को दादी ने एक अनचाहे बंधन में बांध दिया था। हमारी ज़िंदगी ऐसी बहुत सी कड़वी सच्चाई से भरी पड़ी थी। मेरी माँ और ताई की कभी भी आपस में नहीं बनी, क्योंकि बात यह थी कि मेरी माँ और ताई आपस में कज़न थीं और उन दोनों की आपस में कभी नहीं बनती थी। खैर, भाग्य ने ऐसा खेल रचा कि उन दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई और ना चाहते हुए भी उन्हें देवरानी जेठानी बनकर एक ही घर में साथ में रहना पड़ता। दादी ने हमें बताया कि जिस दिन तुम्हारी माँ दुल्हन बन इस घर में आई, उस दिन से तुम्हारी माँ और ताई के बीच में जो 36 का आंकड़ा बना वह आज तक खत्म ना हुआ। मैंने अपने बचपन से ही अपनी माँ और ताई को आपस में जलन और बराबरी करते हुए देखा था। मैं नहीं जानती थी कि वह दोनों ऐसा क्यों करती हैं, मगर जो भी था, हम बच्चों के बीच इस लड़ाई झगड़े का असर दूर दूर तक ना दिखता था। हमारी माएँ जितनी भी झगड़ालू और ज़िद्दी थीं, हम सब बच्चे आपस में उतने ही प्यार मोहब्बत से रहते थे। मेरी ताई की बेटी सारिका मुश्किल से मुझसे 2 वर्ष बड़ी होगी। उसके भी 2 भाई थे, एक उससे बड़ा और एक छोटा। सारिका का बड़ा भाई राहुल कॉलेज में पढ़ता था। वह पढ़ाई में बहुत तेज और होशियार था और मेरा और सारिका का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। हम दोनों ही बहुत निकम्मी थीं। हम दोनों की माएँ हमें इस निकम्मेपन और पढ़ाई से जी चुराने पर हर बात में सुनाया करती थीं। हमारा घर तो लोगों के हिसाब से बहुत छोटा था, लेकिन हमारे घर के पिछले भाग में एक बहुत प्यारा बगीचा था। यह बगीचा हमारे दादी की मेहनत और लगन का ही नतीजा था। मैं और मेरी ताई की बेटी सारिका, हम दोनों ही आम से पेड़ तोड़कर कच्चे आम खाते थे। जब बाद में दादी को इस बात का पता चला तो वह हमें अपने लाठी से बहुत डराती थीं। अपनी माँ की डांट से बचने के लिए यह बगीचा हमारे लिए सबसे सुरक्षित जगह थी, क्योंकि दादी अपने बगीचे में किसी को पाँव भी रखने नहीं देती थी। यह बात अलग है कि मैं और सारिका अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा इसी बगीचे में गुजारते थे। मैं इस वक्त 10वीं कक्षा में थी। हमारे बोर्ड के पेपर होने वाले थे, इसलिए राहुल हम दोनों को ही अपने पास बिठाकर ज़बरदस्ती पढ़ाता था। राहुल पढ़ाई में बहुत तेज था और घरेलू सियासत से दूर ही रहता था। जब उसने सारिका के साथ मुझे पढ़ाने की बात की तो पहले पहले माँ और ताई के बीच इस बात को लेकर बहुत झगड़ा हुआ,
पर जब दादी ने अपनी गरजदार आवाज़ में कहा कि प्रियंका और सारिका दोनों को ही राहुल पढ़ाएगा, तो माँ और ताई बिल्कुल चुप हो गईं, क्योंकि घर में दादी का बहुत खौफ था और माँ और ताई दोनों ही दादी से बहुत डरती थीं। यही वजह थी कि माँ और ताई दोनों अभी तक दिल पर पत्थर रखकर एक साथ एक ही घर में रह रही थीं, क्योंकि मेरे ताया और पापा कभी भी अपनी बीवियों की बात नहीं मानते थे। वे हमेशा दादी की ही बात मानते थे। यही वजह थी कि मेरी माँ और ताई हमेशा एक दूसरे पर गुस्सा निकालती थीं। बस समय निकलता गया और जैसे तैसे करके मैंने और सारिका ने 12वीं की परीक्षा भी पास कर ली और इसी बीच हम दोनों ने कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में दाखिला लेने के कुछ समय बाद ही मुझे कॉलेज में एक लड़के से प्यार हो गया। उस लड़के का नाम अनिल था। उन दिनों मेरे दिल में एक अलग तरह से धड़कना शुरू कर दिया और मैं पूरी तरह उस लड़के की तरफ आकर्षित हो गई। मैं हर समय उसी लड़के के सपने देखा करती थी, लेकिन वह लड़का मुझे सिर्फ अपनी अच्छी दोस्त मानता था। उन्हीं दिनों एक अजीब किस्सा हुआ। मेरे चाचा ने घर में किसी को बिना बताए शादी कर ली। इस बात का घर में सबको तब पता चला जब वे अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर घर आए। दादी ने चाचा को पहले तो बहुत बातें सुनाई। बाद में चाचा से पूछा कि तू इसे रखेगा कहाँ, इस घर में तो जगह ही नहीं है। चाचा ने कहा कि यहीं रखूँगा। इस बात पर दादी ने उन्हें घूर कर देखा तो चाचा ने कहा कि अभी तो शहर में रखूँगा, लेकिन कुछ समय बाद मैं इसे यहीं लेकर आ जाऊँगा। एक दिन रुककर चाचा चाची को लेकर शहर चले गए, पर अब परेशानी यह थी कि जब चाचा चाची को बाद में लेकर हमेशा के लिए यहीं रहने आएंगे, तब वह कहाँ रहेंगे, क्योंकि घर में उनके रहने के लिए जगह नहीं थी। इस बात का हल मेरी माँ ने कुछ इस तरह निकाला कि पेपर खत्म होने के बाद जब मेरी छुट्टियाँ पड़ेंगी तो वह मुझे कुछ दिन के लिए मामा के घर रहने के लिए भेज देंगी और फिर बाद की बाद में देखी जाएगी। पेपर जब करीब आए तो राहुल ने मुझे और सारिका को पढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे तैसे पढ़ाई करके मैंने और सारिका ने अपने पेपर दिए। पेपर खत्म हुए ही थे कि चाचा वापस आ गए और मुझे अपने मामा के घर जाना पड़ा। मामा के घर जाने से पहले कॉलेज में अनिल से मिलने गई, लेकिन मैंने देखा उस लड़के के दिल में मेरे लिए कोई जज्बात नहीं थे। पर पता नहीं क्यों मेरे लिए उससे दूर रहना काबिले बर्दाश्त नहीं था। पर मुझे एहसास हुआ कि मेरा प्यार एक तरफा है और तभी मैंने मामा के घर जाने का इरादा पक्का कर लिया। पर तब ही मेरे दिल में बहुत उदासी थी और दूसरी तरफ इस बात की खुशी भी थी, क्योंकि मैं पहली बार मामा के घर जा रही थी। मेरे पापा और मेरा छोटा भाई मुझे मेरे मामा के घर छोड़ने गए। स्टेशन पर मेरे मामा और मामी मुझे लेने आए थे। उस दिन दूसरी बार मैंने अपनी मामी को देखा। उससे पहले एक बार बस मैंने उन्हें अपनी बुआ की शादी में देखा था। तब भी मामा और मामी एक रात रुककर वापस चले गए थे, क्योंकि मामा जब भी हमसे मिलने हमारे घर आते तो अकेले ही आते थे। वह मामी को अपने साथ लेकर नहीं आते थे। मुझे अपने मामा बहुत ज़्यादा पसंद हैं, क्योंकि वह बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी आदत बहुत ही अच्छी थी। वह किसी को भी बहुत ही आसानी से अपनी तरफ आकर्षित कर सकते थे। मामा मुझे और पापा को अपने साथ लेकर घर गए। दोपहर का खाना हम सब ने साथ में मिलकर खाया। मामी मुझसे बहुत प्यार और अच्छे तरीके से मिली थी। वह मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात करती थी। मेरी मामी मेरी माँ और ताई से बिल्कुल उल्टी थी। वह बहुत ही मेहरबान और अच्छी औरत थी। कभी कभी तो उनमें मुझे अपनी बुआ की छाया दिखाई देती थी। वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती थी। मैं बहुत लापरवाह और निकम्मी थी, लेकिन इसके बावजूद मेरी मामी मुझे कभी नहीं डांटती थी, बल्कि प्यार से मुझे समझा देती थी। सारिका मुझे रोज़ ही फ़ोन करती थी, क्योंकि वह मुझे बहुत याद करती थी। खैर, याद तो मुझे भी उसकी बहुत आती थी, लेकिन मैं जानती थी कि मैं उसे माँ और ताई के जंग के मैदान में अकेला छोड़ आई हूँ। इसी वजह से वह मुझसे कॉल पर बहुत गुस्सा होती थी और मुझे बहुत बातें सुनाती थी। मैं सारिका को तसल्ली देती थी कि मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी, तुम चिंता ना करो। मैं अपने मामा के यहाँ बस कुछ दिनों के लिए आई हूँ, लेकिन मेरी किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। मैं घर से आते समय अपना दिल वहीं किसी के कदमों में छोड़ आई थी, यह जाने बिना ही कि जिसके लिए मैं अपना दिल छोड़कर आई हूँ वह मेरे लिए कुछ जज्बात रखता भी है या नहीं। मैं बस अनजान राहों की मुसाफिर बन गई थी। उसके बारे में सोचकर दिल में हल्की सी गुदगुदी होती थी।
मेरी मामी की कोई औलाद नहीं थी, वह तन्हाई में अपना वक्त गुजार रही थीं। इसलिए मेरे घर आने से मामी बहुत खुश हो गई थीं। यह बात सही है कि दूसराहट से इंसान का दिल बहल जाता है। मामा बस अपने कामों में ही व्यस्त रहते थे और वह शायद यह भूल ही चुके थे कि उनकी पत्नी समय से पहले ही बुढ़ी हो रही है। कभी कभी अपनों की लापरवाही हमें समय से पहले ही थका देती है। कभी कभी मुझे अपनी मामी पर बहुत तरस आता था, जो इस घर की चार दीवारी में ही कैद होकर रह गई थीं। मेरे मामा मामी से शादी करके उन्हें इतनी दूर लेकर आ गए थे कि उनका उनके रिश्तेदारों से मिलना जुलना भी ना हो पाता था। यही वजह थी कि मेरे आने से मेरी मामी बहुत ज़्यादा खुश थीं। मेरे मामा के घर के बराबर में ही एक औरत रहती थी जो लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाने का काम करती थी। मैंने मामी से कहकर उस औरत के यहाँ सिलाई कढ़ाई सीखने का काम शुरू कर दिया था, मगर मुझे सिलाई सीखने के दौरान भी हर वक्त मामी का ख्याल रहता कि मेरी गैर मौजूदगी में मामी घर में अकेली और तन्हा होंगी। मेरी दोस्ती वहाँ पर सिलाई सीखने वाली एक लड़की से हो गई जिसका नाम सोफिया था। सोफिया और मैं कुछ ही समय में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। सोफिया बहुत ही चुलबुली और जिंदा दिल लड़की थी। उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था कि कभी कोई दुख भी उसके पास से होकर गुजरा हो। वह हमेशा मुस्कुराने वाली लड़की थी। वहाँ पर मेरा समय बहुत सुकून से गुजरता था। मामा सुबह के गए शाम को वापस लौटकर आया करते थे। इसी बीच मेरी मामी से बहुत सारी बातें होती थीं। दिन तो बिल्कुल ठीक ही गुजरता था, लेकिन जैसे ही शाम का समय होने लगता तो एक बहुत ही अजीब सी बात होती थी। वह बात यह थी कि मामी मुझे जल्दी खाना खिलाकर मामा के आने से पहले ऊपर बने एक रूम में छुपा देती थी। यह जो रवैया मामी मेरे साथ रोज करती थी, इसकी मुझे कोई वजह समझ में नहीं आ रही थी और हिचकिचाहट की वजह से मैं मामी से पूछ भी नहीं सकती थी। एक बार रात के समय में प्यास से मजबूर होकर ऊपर वाले रूम से निकलकर नीचे किचन की तरफ जा रही थी तो मुझे किसी की सिसकियों की आवाज़ आई। मैंने अंदाज़ा लगाना चाहा कि यह आवाज़ किधर से आ रही है। तभी मुझे अंदाज़ा हुआ कि यह आवाज़ तो मामी के कमरे से आ रही है। मैं जैसे ही मामी के कमरे के पास गई तो दरवाज़ा थोड़ा सा साइड से खुला हुआ था। मैंने हैरत और परेशानी से मामी के कमरे के अंदर का जो नज़ारा देखा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मामी की ज़िंदगी इतनी तकलीफ़ देह है। मेरी मामी भी समाज की उन 70% औरतों में से थीं जो अपने पति से मार खाकर अपने आंसू छुपाकर लोगों के डर से शांत रहती हैं। मैंने थोड़ा सा और अंदर खिसक कर देखा तो अब अंदर का नज़ारा साफ दिख रहा था। मामी बेचारी ज़मीन पर पड़ी सिसक रही थी और मामा बेदर्दी से मामी को पीट रहे थे। अंदर का यह मंजर देखकर मेरे मुंह से चीख निकलने वाली ही थी कि मैंने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया और अपनी चीख को रोका और तेज कदमों से भागती हुई ऊपर अपने कमरे में जाकर ज़मीन से लगकर बैठ गई। मेरी सांसें अभी तक बहुत तेज चल रही थीं। मेरा दिमाग अभी कुछ देर पहले हुए वाक़ये को भूल नहीं पा रहा था। मैं बिल्कुल ही बदहवास हो गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मामा का यह रूप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देह था। बाहर से बहुत ही नरम दिल दिखने वाले मामा का असल रूप यह होगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं पूरी रात वहीं ज़मीन से लगी आंसू बहाती रही। मामा मामी की शादी को 12 साल का समय गुजर चुका था। न जाने मामी कब से मामा की यह मारपीट बर्दाश्त कर रही थी। इन सब के बावजूद भी मामी ने आज तक किसी से कोई गिला शिकवा नहीं किया था। वह बहुत सब्र और शुक्र करने वाली औरत थी। मगर अब बात हद से ज़्यादा आगे बढ़ गई थी। अब तो मामी की जवानी का सूरज भी ढल चुका था। मामा को अब तो मामी की बढ़ती उम्र का ख्याल रखना चाहिए था। मामा शायद उन मर्दों में से थे जो औरत को अपने पाँव की जूती समझते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी मर्द का ऐसा रूप देखा था। वैसे इस तरह के कई किस्से तो सुन रखे थे, मगर हकीकत में ऐसा होते हुए मैंने पहली बार देखा था। मेरे ताया और मेरे पापा मेरी माँ और ताई पर बेशक बहुत रौब और दबदबा रखते थे, मगर कभी अपनी औरतों को बेइज्जत नहीं किया था, न कभी उन पर हाथ उठाया था। मगर उस रात उस दीवार से लगे लगे ही मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला कर लिया था। मगर इस फैसले को करने के लिए मुझे अपने दिल में मौजूद सभी जज्बातों को कुचलना पड़ा। उस रात में ही वहीं बैठे बैठे मेरा दिल शादी से बिल्कुल उठ गया था। मैंने उसी समय फ़ैसला कर लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करूँगी। मेरे दिलो दिमाग पर शादी का सिर्फ एक रुख ही छप कर रह गया था।
मैंने रात को जैसे तैसे रो धोकर गुजार ली, मगर सुबह होते ही मैं सबसे पहले मामी की तलाश में किचन में गई। मैं जाकर देखती हूँ तो मामी नाश्ता बना रही थी। मामी सबसे पहले मामा के लिए नाश्ता बनाती थी। ऑफिस जाने के बाद मामी घर की साफ सफाई में लगती थी। कामों में व्यस्त होकर अपनी ज़िंदगी की तकलीफ़ों को भूलने की पूरी कोशिश करती थी। मैंने मामी के चेहरे पर देखा तो मुझे उनका दुख उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दिया। उन्होंने नाश्ता बनाकर मुझे दिया और मैं मामा के कमरे में दे आऊँ और फिर मेरे लिए भी नाश्ता बनाने लगी। मैंने नाश्ते की ट्रे उठाई और मामा के कमरे की तरफ जाने लगी। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। मैं दरवाजे के सामने जाकर एकदम रुक गई। मेरे आंखों के सामने रात का मंजर आ गया। मेरे कदम मन भारी हो गए थे। मुझे लग रहा था जैसे मैं सदियों से यहीं खड़ी हूँ। मैंने जी कड़ा करके और एक लंबा सांस लेकर अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। अंदर जाकर मैंने मामा के सामने वाली टेबल पर नाश्ता रख दिया। मामा हाथ में अखबार लिए हेडलाइन पढ़ रहे थे। मेरे आने पर आंख उठाकर एक पल के लिए मुझे देखा और फिर दोबारा अखबार पढ़ने में लग गए। मैंने नज़र उठाकर मामा को देखा तो उनके सीधे साधे चेहरे के पीछे छुपे हुए उनके खतरनाक चेहरे को देखकर मेरे पूरे जिस्म में झुरझुरी तरी हो गई। मैंने सोचा न जाने अब और क्या क्या देखना बाकी है। वह पूरा दिन मैंने मामी की जांच पड़ताल करने में निकाला था। मैं उनसे कुछ पूछने और ना पूछने के विचार में गुमसुम रही। इसी तरह रात हो गई और मामी के कहने से पहले मैंने रात का खाना खाया और ऊपर वाले कमरे में जाकर लेट गई। मैंने कुछ देर वहीं सोच विचार में गुजार दी और फिर मोबाइल उठाकर सारिका को कॉल लगाई। उससे कुछ देर बात करने से मेरा दिल बहल गया था। वह मुझे माँ और ताई के बीच हुए ताज़ा झगड़ों के बारे में बता रही थी। हम दोनों की माँ और ताई के बीच होने वाली लड़ाई को ज़्यादा दिलचस्पी से नहीं लेते थे, पर आज मैं उसकी इस बातचीत पर दिल से मुस्कुरा भी नहीं रही थी। तभी वह मुझसे बार बार पूछ रही थी, तुम ठीक तो हो ना? मगर मेरे पास उसे झूठी तसल्ली देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जब आधी रात का समय गुजरा तो मैं हल्के हल्के कदमों से बाहर आई। आज फिर वही नज़ारा था। मामी के कमरे से बाहर सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। मैंने चुपके से अंदर कमरे में झांक कर देखा तो कल की तरह ही नज़ारा था। मैं तेज कदमों से भागकर अपने कमरे में वापस आ गई। मैंने सोने से पहले अपने आप से यह पक्का वादा ले लिया था कि चाहे कल कुछ भी हो जाए, मैं मामी से इस मुद्दे पर बातचीत करके ही रहूँगी। अगली सुबह जैसे ही मामा ऑफिस जाने के लिए निकले तो मैंने मामी से कहा, सब काम छोड़कर मेरे पास आकर बैठ जाओ, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मामी मेरी बात सुनकर मेरे साथ आंगन में आकर बैठ गईं। मामी ने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या बात है, घर पर सब ठीक तो है ना? मैंने कहा, जी मामी, घर पर सब ठीक है। मैंने मामी से कहा, मुझे आपके बारे में आपसे कोई बात करनी है। मामी हैरत में आ गई और बोली, मेरे बारे में? मामी ने हैरत भरी नज़रों से मुझे देखा। मैंने मामी से पूछा कि मामी, अब आप मुझे बताएंगी कि मामा के इस सलूक की असल वजह क्या है और वह कब से आपके साथ इस तरह मारपीट करते आ रहे हैं। मेरे मुंह से यह बात सुनकर मामी का रंग ही फीका पड़ गया। मामी ने पूछा, बेटा तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता चला? तो मामी को मैंने उस रात के बारे में बताया और कहा कि मैंने मामा को आपको मारते हुए देख लिया था। मामा आपको किस तरह बेदर्दी से पीट रहे थे। अब मुझे समझ आया कि आप रात को क्यों मामा के आने से पहले मुझे ऊपर वाले कमरे में भेज दिया करती थी। अब आप मुझे सब सच सच बताइएगा कि मामा के इस रवैये के पीछे की असल वजह क्या है। आखिर क्यों मारते हैं मामा आपको? मेरे ज़्यादा जोर देने पर मामी ने एक गहरी सांस ली और फिर मुझे बताया कि बेटा, यह आज की कहानी नहीं है, अब आगे की कहानी हम मामी से ही सुनते हैं। मामी ने मुझे बताया कि बेटा, यह किस्सा आज का नहीं है, यह किस्सा तो बहुत पुराना है। यह बात मेरी शादी से 5 महीने बाद की है, जब एक दिन मामी बताती गई और मैं हैरत के समंदर में डूबकर मामी की दर्द भरी कहानी सुनती गई। वे दिन हकीकत के बयां होने का दिन था। उस दिन मुझे बहुत कुछ ऐसा पता चला जिसके बारे में परिवार में कोई भी नहीं जानता था। मामी सब कुछ बताने के बाद मुझसे बोली कि बेटा, मैंने 12 साल में आज पहली बार किसी इंसान के सामने अपना दिल खोल कर रखा है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत एहसान होगा। यह जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, तुम यह किसी को ना बताना, खास तौर पर अपनी माँ को बिल्कुल ना बताना। मैं नहीं चाहती कि सालों से बचाए हुए मेरे इस रिश्ते को अब जाकर के ठेस पहुँचे। मेरे पास ऐसा कोई नहीं जो मेरे साथ खड़ा हो सके। मैंने बेबसी से मामी की तरफ देखा
और मामी से पूछा कि मामी, इतने सालों चुपचाप यह सब सहकर आपको आखिर क्या मिला? उल्टा आपने अपने ऊपर जुल्म किया है। अब बस बहुत हुआ। क्या आप पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार देंगी? मैं आपको ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। मेरी बात सुनकर मामी ने कहा कि तुम अभी बच्ची हो और इन सब बातों को नहीं समझती हो, इसलिए इस तरह की बात कर रही हो। हमारे समाज में तलाकशुदा औरतों की जगह बहुत मुश्किल से बनती है। मैंने कहा, यह सब उसूल बनाने वाले भी तो हम ही हैं ना। अगर हम सब मजबूरियों को वजह बना बनाकर इस सब को ऐसे ही चलते रहने देंगे तो यह सब कभी खत्म नहीं होगा। किसी न किसी को तो इसे रोकना ही होगा। अगर आज हम अपनी तरफ उठने वाली एक उंगली को नहीं रोक सकते तो कल को पूरा हाथ हमारी तरफ ही उठेगा। हम लोगों को होश ही तब आता है जब पानी सर से गुजर जाता है। यह सब्र और बहादुरी की बात नहीं है कि इस तरह का सलूक बिना किसी वजह के बर्दाश्त किया जाए। मेरी नज़र में तो यह एक बुज़दिल की पहचान है। आपकी तो कोई ऐसी मजबूरी भी नहीं है और आप सिर्फ यही सोच रही हैं कि समाज क्या कहेगा। काश हम यह सोचने के बजाय कि लोग क्या कहेंगे, यह सोच लिया करें कि भगवान क्या कहेगा, तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। मेरा इतना समझाने पर थोड़ा बहुत असर तो मामी पर भी हुआ। तभी उन्होंने कहा कि तुम्हें जो ठीक लगे वह करो, लेकिन एक बात याद रखना, जब हम समाज के बनाए हुए उसूलों से टकराते हैं तो समाज हमें ताश ताश होकर गिरा देता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो समाज से टक्कर लेकर जीत हासिल करते हैं। मैंने मामी की बात सुनकर मामी से कहा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, आप बस दुआ करें। मेरी बात सुनकर मामी मुस्कुराती हुई किचन में चली गईं। अगला दिन मैंने सोचने और मंसूबा बनाने में गुजार दिया। इस मंसूबे को पूरा करने के लिए मुझे सारिका की मदद की ज़रूरत थी। इसके बारे में मैंने उसे कॉल करके सब कुछ आराम से समझा दिया था और अच्छे से सब समझा दिया था कि मेरा अगला कदम बिना किसी मसले के मामी को यहाँ से लेकर जाना था। इसका मंसूबा भी मैंने बना लिया था। अगले सुबह मैंने मामा के ऑफिस जाने से पहले उनको मामी को अपने साथ लेकर गांव जाने की इजाज़त मांगी। पहले तो मामा ने साफ मना कर दिया, मगर थोड़ा जोर देने पर उन्होंने मेरी बात मान ली और मेरे लिए यही काफ़ी था। मैंने भागकर जल्दी से मामी को यह बात बताई तो मामी जी बहुत खुश हुई। अगले दिन हम दोनों अपने गांव के लिए निकल गए। मैं पूरे रास्ते सारिका से बात करती रही। मैंने उसे कह दिया था कि दादी और बुआ को इस बारे में बता दें। जब हम गांव पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी। हमें स्टेशन लेने के लिए राहुल आया था। घर आकर मैंने महसूस किया कि मैंने इस माहौल को कितना मिस किया है। खाने से फारिग होकर मैं और सारिका दादी और बुआ के साथ आराम से बात करने लगे। मैंने सारी बातें दादी को बताईं तो दादी ने मुझसे कहा कि अब तुम फिक्र मत करो, मैं मौका देखकर तुम्हारी माँ से खुद बात करूँगी। दादी की बात सुनकर मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई थी। 2 दिन बाद दादी ने माँ और मामी को अपने कमरे में बुलाया और हर बात शुरू से माँ को बताई। जब यह बात माँ ने सुनी तो हक्की बक्की रह गई। माँ तो कभी सोच भी नहीं सकती थी उनका छोटा इकलौता भाई इस तरह की हरकत भी कर सकता है। मेरी माँ को शुरू से ही हक बात करने का बहुत शौक़ था और अपने इसी शौक़ के कारण आज उन्हें हक बात करने का मौका मिल ही गया था। सब जानते थे कि सिर्फ माँ और ताई ऐसी थीं जो मामा से इस बारे में बात करके मामी की मदद कर सकती थीं। दादी और मामी की बात सुनकर माँ ने एक पल जाया किए बिना फ़ौरन मामा को कॉल की और फ़ौरन गांव पहुंचने का हुक्म दिया। मामा चाहे कितने ही सख्त क्यों ना हो, लेकिन माँ के सामने मामा की एक न चलती थी। माँ का हुक्म मिलते ही मामा तुरंत टिकट करवाकर हमारे गांव पहुँचे। जैसे ही मामा गांव पहुँचे तो माँ ने उन्हें सांस लेने का मौका तक ना दिया। उनकी क्लास लेनी शुरू कर दी। हॉल में सिर्फ ताई, माँ और मामा ही मौजूद थे और सब अपने कमरों में दुबके हुए थे। मैं दादी के बगीचे में बैठी कच्चे आम खाती हुई मामी की बातों को याद कर रही थी। मामी ने उस दिन मेरे जोर देने पर ही अपनी ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई से पर्दा हटाया और मुझे बताया था कि मेरी शादी के शुरू के कुछ ही दिन खुशगवार गुजरे, जैसे नई शादी हुए लोगों के गुजरते हैं। मगर जब कुछ महीने गुजर जाने के बाद मैं पेट से ना हुई तो तुम्हारे मामा मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर के टेस्ट करने से पता चला कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब डॉक्टर ने तुम्हारे मामा से कहा कि वह भी टेस्ट करवा लें। पहले तो वह माने नहीं, पर बहुत ज़ोर देने के बाद मान गए और जब रिपोर्ट आई तो वे हमारे सोचने की बिल्कुल ही उल्टी थी। तुम्हारे मामा कभी बाप नहीं बन सकते थे और यह बात उनके मर्दानगी पर तांजिया बनकर लगी। मैंने तो इन सब बात को भगवान की मर्जी मानकर कबूल कर लिया था,
पर वह इस बात को कभी कबूल नहीं कर सके। मैं हमेशा उन्हें समझाने की कोशिश करती, मगर वह समझते कि मैं उनका मजाक उड़ा रही हूँ, और इसी गलतफहमी ने उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन पैदा कर दिया था और वो अपनी इस कमी का गुस्सा मुझ पर निकालने लगे, और इसके लिए उन्होंने मुझे रोज़ मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं अपना मुंह बंद रखने पर मजबूर थी। मैं अलग शहर में चुप रहने के लिए मजबूर थी। उनका जो मन चाहता वह करते थे। मामी की ज़िंदगी बहुत तकलीफ़देह थी, और इसलिए मैंने यह कदम उठाया था कि मामी की ज़िंदगी में थोड़ी खुशियाँ आ सकें। शायद उनकी ज़िंदगी का रुख पलट जाए। हॉल से मामा और माँ की मिली जुली आवाज़ आ रही थी। मैं उठकर सारिका के पास जाकर बैठ गई। माँ और मामा की झड़प का नतीजा ये निकला कि गुस्से में मामा मामी को तलाक देकर पास पड़ी टेबल पर ठोकर मारकर वहाँ से चले गए। इस बात को कुछ दिन गुजर गए थे। मामी पड़ोस में ही किराए का घर लेकर उसमें रह रही थी। मुझे भी साथ में ही रख लिया था। उन्हीं दिनों राहुल ने घर के ऊपर एक और पोर्शन बनाने का सोचा, क्योंकि घर छोटा पड़ रहा था। मेरा कमरा तो पहले ही चाचा और चाची के इस्तेमाल में था, इसलिए राहुल ने ऊपर अलग पोर्शन बनाने का इरादा किया था, और इस काम के लिए राहुल ने दादी को मना ही लिया था। दादी भी इस घर में कोई बदलाव नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें यह घर बहुत प्यारा था। कुछ समय बाद मैं और सारिका कॉलेज पास कर चुके तो ऊपर का पोर्शन भी पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था। उन्हीं दिनों माँ और ताई की कड़ी कोशिशों के बाद एक उम्र में बड़े मगर अच्छे आदमी से मामी की शादी करवा दी गई। मामी अब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थीं। उन्हीं दिनों राहुल की नौकरी भी लग गई, और तभी ताई राहुल की शादी के लिए अच्छी सी लड़की तलाश करने लग गई थी। मेरा तो शादी से भरोसा ही उठ गया था। सारिका ने मुझे बताया कि ताई ने राहुल के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ ली है, और अब राहुल भैया की शादी उस लड़की से करवाने वाली हैं। राहुल का रिश्ता पक्का होने के ही कुछ दिन बाद उसकी शादी बहुत धूमधाम से हुई। हम सब ने उसकी शादी में बहुत ही मज़े किए, और धीरे धीरे माँ और ताई के बीच की लड़ाई का झगड़ा भी खत्म होने लगा। अब हम अपने पूरे परिवार के साथ मिलजुल कर खुशी से रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।